हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं अध्ययन के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। आइए और देखते हैं आप अपनी इस प्रश्नों में से आप कितना हल कर लेते हैं, और जितना सही होगा दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो दोस्तों ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए चेन्नई, बी तूतीकोरिन, सी पारादीप, डी विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा दोस्तों? विशाखापट्टनम पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह है और यह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, और यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों ये सभी। प्रश्न है अगला, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा या अपशिष्ट या खनन अपशिष्ट। दोस्तों इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों खनन अपशिष्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? खनन अपशिष्ट से जल प्रदूषण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है? ऑप्शन को देखते हैं। केंद्रीय जल आयोग, बी ऑप्शन है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है जल संसाधन विभाग या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न है हमारा, प्रश्न है भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। तो वह कौन जारी करता है दोस्तों? वह जारी करता है केंद्रीय जल आयोग। कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय जल आयोग भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आगे आने वाले क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायतों का कार्य है? ऑप्शन है जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना या इनमें सभी। तो दोस्तों ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? उनका कार्य है दोस्तों इनमें से सभी। जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना। तो इनमें से सभी यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है? ऑप्शन है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामों खतरे में क्या शामिल है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा। क्या दोस्तों? बाढ़ एवं सूखा। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित हुआ है? तो वह है दोस्तों राजस्थान। ठीक, राजस्थान राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है हमारा, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, बी ऑप्शन है टॉन्सिलाइटिस, सी ऑप्शन है अतिसार और डी ऑप्शन है खसरा। तो दोस्तों जल प्रदूषण एवं जल जनित रोगों का एक उदाहरण कौन सा है? तो वह हो जाएगा दोस्तों अतिसार। क्या है दोस्तों? अतिसार जल प्रदूषण और जल जनित रोगों का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा,
पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। आइए उद्देश्य को देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। प्रश्न है हमारा, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, या पर्यावरण दिवस समारोह। तो दोस्तों पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनमें से कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो वह है दोस्तों ग्रीन ओलंपियाड। क्या दोस्तों? ग्रीन ओलंपियाड नामक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों किस दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जून, 5 जून, या 20 जून। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितने प्रश्नों को हल किया। प्रश्न है हमारा, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन को पढ़ते हैं। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, सी ऑप्शन है परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए किस रणनीति का उपयोग करेंगे? तो वह हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी ऑप्शन है पुरुषों का सर्वांगीण विकास, सी ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, और डी ऑप्शन है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। क्या दोस्तों? नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, दोस्तों फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और जितना भी आप प्रश्न हल कर लीजिएगा अपने मन से, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है? ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, या व्यावसायिक शिक्षा। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा। कौन सा विषय शामिल नहीं है दोस्तों? व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विषय में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा 15 नंबर, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती? ऑप्शन है स्वास्थ्य, योग, संगीत, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? तो वह होगा दोस्तों उपरोक्त सभी की, यानी स्वास्थ्य, योग, संगीत या उपरोक्त सभी की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं की जा सकती। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? ऑप्शन ए है जल का विनाश या दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, या भूमि अपरदन क्षरण। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों जल का संरक्षण। जल का संरक्षण पर्यावरण समस्या नहीं है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता,
बी ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। सी ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। और डी ऑप्शन है दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसका। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। दोस्तों इसमें बात हो रही है इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, तो होगा दोस्तों पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन है ए दुग्ध उत्पादन से, बी ऑप्शन है पुष्प उत्पादन से, और अगला ऑप्शन देखते हैं या मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से। तो दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति दोस्तों तो संबंधित है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। किससे दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है हमारा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ऑप्शन है भूमि, धर्म, समुदाय या परिवार। तो दोस्तों इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धर्म। क्या हो जाएगा? धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, यानी जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है लावा, तो मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है? आग्नेय या अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है आग्नेय। क्या है दोस्तों? आग्नेय, यानी कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा भी कहा जाता है। जब मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। इन्हीं शैलों से ताप, दाब तथा अपर्दन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है हमारा। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ओजोन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो दोस्तों इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओजोन। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम अगला प्रश्न है जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है बादल, वर्षा, बर्फ या जल वाष्प। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्षा। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्षा। प्रश्न है दोस्तों जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित या संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्षा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है हमारा। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, सी ऑप्शन है शीतल या ठंडे ध्रुवीय जलवायु में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं दोस्तों गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए है NH2, बी ऑप्शन है NH7, सी ऑप्शन है NH44 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? तो वह है दोस्तों
NH44 कौन है दोस्तों? NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, वह मार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, कहाँ तक जाती है दोस्तों यह राजमार्ग? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, यानी कि 3745 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3745 किलोमीटर लंबा है यह। और यह कहाँ जाता है दोस्तों? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसे उत्तर दक्षिण गलियारे के रूप में भी जाना जाता है। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, जो यह बी ऑप्शन है NH7, यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है दोस्तों। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा? NH44, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए है 775 ईसा पूर्व में, बी ऑप्शन है 776 ईसा पूर्व में, सी ऑप्शन है 777 ईसा पूर्व में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था दोस्तों 776 ईसा पूर्व में। कब किया गया था दोस्तों? 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ओलंपिक खेलों का प्रारंभ यूनान के ओलंपिया शहर में, कहाँ से दोस्तों? यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और यह खेल ग्रीक के देवता ज्यूस के सम्मान में खेला जाता है। किसके दोस्तों? ग्रीस के देवता ज्यूस के सम्मान में खेला जाता है ओलंपिक खेल, और यह 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है हमारा, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है पिंडारी ग्लेशियर, बी ऑप्शन है सतोपंथ ग्लेशियर, सी ऑप्शन है चौराबाड़ी झील, या डी ऑप्शन गंगोत्री ग्लेशियर। तो दोस्तों भागीरथी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, भागीरथी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, तो दोस्तों भागीरथी जो नदी है वह उसका उद्गम स्थल गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग, रुद्रगंगा, केदार गंगा, सिया गंगा, भील गंगा, अलकनंदा हैं। ठीक है, और यह भारत में टिहरी बांध इसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, गंगोत्री भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध बनाया गया। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, और सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, और डी ऑप्शन है दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों इनमें से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी ऑप्शन है पुरुषों का सर्वांगीण विकास, और सी ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, और डी ऑप्शन है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। किसका दोस्तों? नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भारतीय संविधान का मूल अधिकारों का उद्देश्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है हमारा, वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रक अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों वायु प्रदूषक निवारक और नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो वह आया था दोस्तों 1981 ईस्वी में। कब आया था? 1981 ईस्वी में यह आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है दोस्तों 404। कितनी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा की सदस्यों की संख्या है। ठीक है, जिसमें से 403 निर्वाचित होते हैं और एक एंग्लो इंडियन
होता है। ठीक है, ये सदस्य राज्य विधान सभा क्षेत्रों के वयस के 18 वर्ष या ऊपर मतों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।